चुनावी खबरों का रुख करते हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई बजरंगबली तक चली आई है। पीएम मोदी ने चुनावी रैली के बीच भाषण की शुरुआत की जय बजरंगबली के नारे के साथ। पीएम मोदी का ये स्टाइल बताता है कि किस तरीके से वो विपक्ष के तरकश से निकलते तीर को हथियार बना लेते हैं और विपक्ष में खलबली मचा देते हैं। कर्नाटक में भी यही किया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही और इसके बाद बीजेपी पूरी तरीके से कांग्रेस पर हमलावर। भारत माता की, भारत माता की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। कर्नाटक चुनाव का रण, केंद्र में बजरंग दल। पीएम मोदी के बजरंग बली, विपक्ष में खलबली। बजरंग बली पर गूंजा नारा, चुनाव में सहारा। बजरंग पर दंगल, कर्नाटक में किसका होगा मंगल। 10 मई को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है, लेकिन वोटिंग से महज चंद रोज पहले राज्य में चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बदल गया है। बजरंगबली की गूंज सुनाई दे रही है और इस गूंज के बाद विपक्षी पार्टियों में खलबली मच गई। बजरंग बली की। दरअसल कांग्रेस ने कर्नाटक फतेह के लिए मंगलवार को घोषणा पत्र जारी किया और निशाने पर श्री राम भक्तों को ले लिया। इसके लिए विपक्षी दल ने भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाले पीएफआई का पैमाना रखा है। बजरंग दल को भी निशाने पर लिया गया। कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन करने की बात की। कांग्रेस ने पीएफआई और बजरंग दल को एक पैमाने पर रखा। बस फिर क्या था, बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी ने कहा ये तो बजरंग बली का अपमान है। प्रधानमंत्री लगातार दूसरे दिन बजरंग बली के जरिए कांग्रेस को घेरते नजर आए। पीएम ने मुदबिद्रे में भी चुनावी सभा में अपने भाषण की शुरुआत बजरंग बली के जयकारों से की। बजरंग बली की। खुद तो हनुमान जी की जय बोली ही, रैली में मौजूद हजारों लोगों से भी बजरंग बली की जय बुलवाई। इसके बाद पीएम ने मठों, तीर्थकरों और संतों को नमन किया। भारत माता की, भारत माता की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कहकर कांग्रेस मानो चूक कर गई है और चूक के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर पूरी तरह से हमलावर है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस एंटी नेशनल लोगों से चुनाव में फंड लेती है। बीजेपी इस मुद्दे पर अब पूरी तरह से हमलावर है। बजरंग दल के बहाने बीजेपी कांग्रेस पर जोरदार हमले कर रही है। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर लेही। कांग्रेस की मति मारी गई है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। वो बजरंग दल जो प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है, वो बजरंग दल जो आतंकवाद का विरोध करता है, लव जिहाद का विरोध करता है, सामाजिक सेवा सहित देशभक्ति के भाव, अपनी धर्म और संस्कृति के प्रति स्वाभिमान का और जागरण का भाव पैदा करता है। उसकी तुलना पीएफआई से, आतंकवादी संगठन से। ये वही कांग्रेस जो अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का विरोध करती थी। ये वही कांग्रेस जिनने राम सेतु को काल्पनिक कहा था। ये वही कांग्रेस जो मौका मिलते ही हिंदुत्व का विरोध करती है। आज उसका चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है।
कौन भूलेगा कि मध्य प्रदेश में सिमी के नेटवर्क को खाद पानी कौन देता था? सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करने वाले, आतंकवादियों को महिमा मंडित करने वाले अब बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी बड़े हनुमान जी के भक्त बनते हैं। प्रतिबंध बजरंग दल पर लगाने की बात कांग्रेस कर रही है। कमलनाथ भी जवाब दें। So this is an absolute manifesto propagated by PFI, prepared at the behest of the PFI sympathizers, prepared on behalf of the ecosystem of the PFI. Because you see, PFI is already banned. So what is the meaning of saying we will ban PFI? Essentially, they said that we are going to ban Bajrang Dal. And why you are banning Bajrang Dal? What is the criminal charge against them? What is the bomb blast? Where they have done bomb blast? Where they have done rioting? There is nothing that in Karnataka BJP is doing. So they are just trying to play the ball. बजरंग दल पर बैन का ये ऐलान कांग्रेस कर्नाटक रण में कहकर फंस गई है। एक तरफ मुसलमान और उनके नेता कांग्रेस का भरोसा नहीं कर रहे, तो दूसरी तरफ साधु संतों समेत बजरंग दल के कार्यकर्ता देश भर में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन पर आमादा हैं। अब बजरंग दल का ये मुद्दा गरमा चुका है। कर्नाटक के बाद दूसरे कांग्रेस शासित राज्यों में मुख्यमंत्री बैन लगाने की बात कहने लगे हैं। वो कबीर जी को, गुरु नानक, गुरु गोरखनाथ जी को एक साथ बिठा देते हैं, एक साथ बैठ के समाज के उत्थान की चर्चा करते थे। कौन कौन सदैव हुए, गुरु नानक देव, गोरखनाथ जी, कबीर जी, सबके कार्यकाल अलग है। जो चीज पाकिस्तान में उसको बिहार का बता देते हैं। जनसंख्या जितनी नहीं है उतना जनसंख्या बताते हैं, 650 करोड़ का। भाई बैन लगाने के बाद बोले बजरंग दल को बोला है, बजरंग बली को नहीं। बजरंग बली हनुमान हमारे आराध्य हैं और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो, बजरंग नाम जोड़ के, ये तो उचित नहीं है। उधर राजस्थान में बजरंग दल पर प्रतिबंध के संकेत मिलने लगे हैं। राजस्थान की सरकार में मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने संकेत दिए कि केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करने के बाद बजरंग दल पर सरकार फैसला ले सकती है। हालांकि बाद में इस पर सरकार की तरफ से सफाई आई। राजस्थान सरकार की तरफ से कहा गया कि बैन लगाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं। बीजेपी जहां कांग्रेस पर पूरी तरह से अग्रेसिव है, तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी पीछे नहीं रहने वाली। बीजेपी के वार पर कांग्रेस ने अपने स्टाइल में बैन वाली बात को सही ठहराते हुए पलटवार कर दिया है। ये ध्रुव सक्सेना जिस दल के हों, उनको आप मेरे आराध्य देव हनुमान जी से कंपेयर करेंगे, बजरंग बली से कंपेयर करेंगे? ये रक्षा करते हैं हमारी भी श्रद्धा है, हमारी भी आस्था है, अपने दिल के पास रखते हैं अपनी आस्था को, लेकिन कोई सीमा होती है अपमान करने की हमारी आस्था। आप कैसे अपमान कर सकते हैं मेरी आस्था का? बजरंग दल को पीएफआई के बराबर बोल बैन लगाने की बात कहने वाली कांग्रेस अब बुरी तरह से फंस गई है। ताबड़तोड़ हमले बीजेपी कर रही है, तो बाकी कांग्रेस की मंशा पर सवाल भी उठ रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को कांग्रेस के किसी भी वचन पर भरोसा नहीं। उन्होंने कहा कि चुनाव पास आते ही कांग्रेस झूठे वादे करने लगती है। तो कांग्रेस पार्टी ये बोल रही है कि जितने लोग जेल में है वो एंटी सोशल है, वो बोले ना। तो मैं कांग्रेस पार्टी को बोल रहा हूँ कि आप उन लोगों से वोट नहीं मांगना। फिर आप अगर जो जेल में है 90% उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उन लोगों का, उनको अगर आप एंटी सोशल बोल रहे हैं, तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को, हुबली ईस्ट में आप खत्म भी नहीं रखना। आपको उनको थोड़ा ख्याल होना चाहिए कि 90% लोग इनोसेंट है, 1 साल से जेल में है, यूएपीए उनके ऊपर लगा दिया गया है, पूरा वकील का इंतजाम सबसे पहले मेरी तरफ से हुआ। तो अगर ऐसा बोल रहे हो उन्होंने, तो इससे इनका असली चेहरा सामने आ रहा, हुबली के आवाम के सामने, उन्हें देख लेना इन लोगों। बहरहाल पीएफआई के खिलाफ 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों मामले हैं। विवादित और बैन संगठन पीएफआई के बारे में आपको बता देते हैं।
पीएफआई के गुनाहों की चार्जशीट बहुत लंबी है। 16 अप्रैल 2022 को केरल में आरएसएस नेता की हत्या हुई। 11 जुलाई 2022 को देश को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान रचा गया। जनवरी 2022 में कर्नाटक हिजाब केस को भड़काने का आरोप भी पीएफआई के सर है। 2020 में दिल्ली दंगा भड़काने का आरोप है। 2020 में ही सीएए विरोधी हिंसा में पीएफआई का कनेक्शन सामने आ चुका है। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। तो देखिए, यही वजह है कि मोदी सरकार ने पीएफआई को बैन किया, लेकिन बजरंग दल पर बैन करने की बात समझ से परे है। बहरहाल चुनावी मौसम है तो सब अपनी अपनी तरफ से पत्ते फेंकने में जुटे हैं। जिस तरह से बीजेपी और खासकर पीएम मोदी ने बजरंग दल के जरिए विपक्ष को घेरा है, अब उसके बाद विपक्षी पार्टियों में खलबली मची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, जिस बजरंग दल को लेकर के बीजेपी इतनी अग्रेसिव है, उसके बारे में भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ जानकारी देते हैं। देखिए, बजरंग दल एक हिंदूवादी संगठन है। विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा है बजरंग दल। सेवा, सुरक्षा और संस्कृति इसका एकमात्र नारा है। बजरंग नाम भगवान हनुमान पर आधारित है। 8 अक्टूबर 1984 को यूपी में इसकी स्थापना की गई। इसका मकसद लोगों को हिंदुत्व के बारे में जानकारी देना था, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना था। बाद में इसमें युवा और साधु संत भी जुड़ते चले गए। इस दल का विस्तार पूरे भारत में हुआ। तो ये कुछ जानकारी बजरंग दल को लेकर के, और अब इसी को लेकर के सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। लगातार बीजेपी बजरंग नाम को भुनाने में जुटी हुई है, जिसका इस्तेमाल कर्नाटक में होने वाले चुनाव को लेकर के भी किया जा रहा है। देखिए, कर्नाटक के साथ साथ बजरंग दल वाला मुद्दा इन दिनों पूरे देश में चर्चा के केंद्र में है। मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप जारी है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम और एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को एक पत्र लिखा है और पूछा है कि आप तो हनुमान भक्त बनते हो, फिर बैन से सहमत हो क्या? दरअसल इस साल के आखिरी में एमपी में चुनाव होने को है। ऐसे में बजरंग दल बैन का मुद्दा अपने अपने हिसाब से सभी पार्टियां भुनाने में जुट गई हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में गरमाया बजरंग दल का मुद्दा। बीजेपी हमलावर तो कांग्रेस बैकफुट पर। इस साल के आखिरी में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने को है और इसके लिए सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन जिस तरह से कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बजरंग दल को प्रतिबंध करने की बात कही, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी ये मुद्दा गरमा गया है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को घेरने की कोशिश की और उनके बजरंग दल के भक्त होने पर भी सवाल खड़े करते हुए एक लेटर लिखकर उनसे जवाब मांगा है। जो माननीय कमलनाथ जी को मैंने लिखा है, इसका मजनून कुछ इस तरह से है कि मैंने कई उनके ट्वीट देखे, वो बहुत बड़े हनुमान भक्त अपने आप को बताते हैं। कई ट्वीटों पर उनके पे हनुमान जी के चालीसा का उल्लेख रहता है। कई ट्वीटों पर वो लिखते हैं, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अब स्पष्ट करें आदरणीय कमलनाथ जी, जो कर्नाटक में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, दृष्टि पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की है। कभी इनके मंत्री बोको हराम से कर देते हैं। अब कमलनाथ जी बताइए कि आप इनके साथ हैं या नहीं है। बीजेपी आक्रामक है तो कांग्रेस इससे बचाव में जुट गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुराने वीडियो को निकालकर जारी किया गया। ये वीडियो उस वक्त का बताया जा रहा है जब सिंधिया कांग्रेस में नेता थे और इस वीडियो के जरिए ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को घेरने की कोशिश की। बजरंग दल जो राष्ट्रभक्ति के भाषण देता है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुराने बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा गया
तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस भूतकाल में जीने वाली पार्टी है और जिस तरह से उन्होंने बजरंग दल का अपमान किया है और उसे बजरंगबली कभी माफ नहीं करेंगे। उधर कांग्रेस इस पूरे मामले पर बचाव करती नजर आई। कांग्रेस भूतकाल में ही जिंदा है, वर्तमान काल में आ जाए और वर्तमान काल में अलग अलग राज्यों में फिर कांग्रेस निपट रही है। जाको प्रभु दारुणों दुख देई ताकि मति पहले हर ले ही, और यही हाल कर्नाटक में हुआ है। भगवान श्री राम का अनादर करने के बाद ये भगवान श्री राम के बाद में उनके भक्त हनुमान जी पर जिस प्रकार से टीका टिप्पणी कर रहे हैं वो किसी से छिपी हुई नहीं है। बजरंग दल एक राष्ट्रवादी संगठन है। बजरंग दल संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाला संगठन है। पीएफआई प्रतिबंधित संगठन है। तमाम प्रकार की आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाला संगठन है। कभी सिमी से तुलना करना, कभी पीएफआई से तुलना करना, ये बताता है कि इनके रिश्ते इन संगठनों से किस प्रकार के रहे हैं। देखिए, नरोत्तम मिश्रा को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कर्नाटक में जो बजरंग दल को भगवान बजरंगबली से कंपेयर करा है, वो भगवान बजरंगबली का अपमान है। एक देशद्रोही संगठन जो आईएसएस के पैसे से देश की सुरक्षा को बेचने का काम करता है, बलराम सिंह, उस पार्टी के ये गृह मंत्री कमलनाथ जी को पत्र लिख रहा है। वो कमलनाथ जी जो कि खुद बजरंगबली के अनंत भक्त हैं और सिमरिया छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश नहीं देश की भी सबसे बड़ी बजरंगबली की मूर्ति की स्थापना किसी ने करी है तो वो कमलनाथ जी ने करी है। तो नरोत्तम मिश्रा हों या नरेंद्र मोदी जी हों, वो अपने गिरबान में झांकें और भगवानों का अपमान करना बंद करें। और भगवान को चुनावी टाइम पर बेचने का जो भाजपा का कृत है वो देश से छुपा नहीं है। इनको चुनाव में वोट चाहिए होता है तो ये इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी में लगातार ये कोशिश चल रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले हिंदू वोटों को लामबंद किया जाए। ऐसे में चुनाव से काफी पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी को अच्छा मुद्दा हाथ लग गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि कर्नाटक का ये जो मुद्दा है मध्य प्रदेश में क्या गुल खिलाएगा। अब बजरंगबली को लेकर और बजरंग दल को लेकर जो सियासत मध्य प्रदेश में हो रही है, देखना ये दिलचस्प होगा कि ये कितनी लंबी जाएगी, क्योंकि कर्नाटक में तो चुनाव 10 को है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तकरीबन 8 महीने बाकी हैं। इन 8 महीने में इस तरह के इश्यूज से क्या कांग्रेस पार्टी जो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ रही है उसको रोकने की बीजेपी कोशिश लगातार जो करती आई है, क्या उसमें कामयाब होगी या ध्रुवीकरण की राजनीति बढ़ती नजर आएगी, देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24 भोपाल। देखिए, लगातार ग्रीस में चल रहे इन यूचोस युद्ध अभ्यास में 10 देश शामिल हैं। ऐसे में आपको अब ये भी बताते हैं कि वॉर एक्सरसाइज में किस देश के कौन से विमान दरअसल हिस्सा ले रहे हैं। सबसे पहले बात अपने देश की यानी भारत की, तो भारत का सुखोई 30 MKI और साथ ही C-17 फाइटर जेट इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वहीं फ्रांस का राफेल इसमें हिस्सा ले रहा है, अमेरिका का MQ-9S इसमें हिस्सा ले रहा है, जॉर्डन का F-16 विमान इसमें हिस्सा ले रहा है, सऊदी अरब का F-15S इसमें हिस्सा ले रहा है। तो अलग अलग देशों के ये तमाम विमान यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। लगातार ये युद्ध अभ्यास, ये प्रैक्टिस की जा रही है ताकि देशों के बीच आपसी संबंध भी बेहतर हो और एक दूसरे को करारा संदेश दिया जा सके। देखिए, कुछ साल पहले तक दुनिया हमें विकासशील देश कहती थी, इसलिए हमारी तुलना दुनिया के गरीब देशों के साथ की जाती थी। अमेरिका, जापान और यूरोप अपने आप को विकसित देश कहते थे, लेकिन अब भारत बदल चुका है। IMF के मुताबिक इस बार ग्लोबल इकोनॉमी में भारत और चीन की हिस्सेदारी 70% रहेगी, यानी अब भारत के विकास से ही दुनिया का विकास होगा। विकास की रफ्तार, भारत सबसे बड़ा हिस्सेदार। भारत की ग्लोबल धाक, दुनिया शॉक्ड। एशिया की थाक, यूरोप की गिरी साथ। ग्लोबल इकोनॉमी में भारत और चीन का दुनिया में डंका बज रहा है। किसी जमाने में यूरोप का जलवा होता था, वहां अब एशिया के चर्चे हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने एशिया पैसिफिक रीजन के लिए अपने इकोनॉमिक आउटलुक जारी किए हैं। IMF के मुताबिक इस साल ग्लोबल इकोनॉमी में भारत और चीन की हिस्सेदारी 70% रहेगी। वहीं कोविड महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया के बाकी हिस्सों की इकोनॉमी में आई गिरावट इस साल भी जारी रहेगी। IMF ने रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक में चीन की रिकवरी और भारत की ग्रोथ को देखते हुए एशिया पैसिफिक रीजन के लिए अपने ग्रोथ पूर्वानुमान को बढ़ा दिया है। अपनी इस नई रिपोर्ट में IMF ने अनुमान जताया है कि इस साल एशिया पैसिफिक की GDP ग्रोथ पिछले साल के 3.8% के मुकाबले 4.6% रहने वाली है। ये IMF द्वारा अक्टूबर में किए गए पूर्वानुमान से 0.3% अधिक है।
पिछले पूर्वानुमान में आईएमएफ ने कहा था कि इस साल ग्लोबल ग्रोथ में एशिया की 2 सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं द्वारा लगभग आधा योगदान करने की उम्मीद जताई जा रही है। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2023 में एशिया पैसिफिक दुनिया के प्रमुख रीजन में सबसे अधिक तेजी से आगे बढ़ेंगे, जो मुख्य रूप से चीन और भारत के लिए उत्साही दृष्टिकोण से प्रेरित है। भारत और चीन की इकोनॉमी में इस साल वैश्विक विकास में लगभग आधा योगदान करने की उम्मीद है, जबकि शेष एशिया और प्रशांत क्षेत्र अतिरिक्त 20% योगदान देंगे। देश के आधार पर देखें तो आईएमएफ ने चीन के लिए ग्रोथ आउटलुक 5.2%, मलेशिया के लिए 4.5%, फिलीपींस के लिए 6% और लाओस के लिए 4% तक बढ़ा दिया गया है। वहीं भारत के लिए आईएमएफ ने उम्मीद की है कि साल 2023 में इसका ग्रोथ आउटलुक 5.9% तक बढ़ जाएगा। भारत के इन बढ़ते कदमों से जहां सारी दुनिया में भारत की साख बढ़ेगी, वहीं दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भारत और चीन के एशिया यूरोप को पीछे छोड़ देगा। हिंदुस्तान की इकोनॉमी तरक्की कर रही है। ग्लोबल इकोनॉमी में हिंदुस्तान का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हम 2027 में हिंदुस्तान की इकोनॉमी की उम्मीद की जा रही है कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। 2035 की उम्मीद है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी। दुनिया में स्लो डाउन है। अमेरिका जैसी इकोनॉमी, जर्मनी जैसी इकोनॉमी, इंग्लैंड जैसी इकोनॉमी, फ्रांस जैसी इकोनॉमी स्लो डाउन का शिकार है। इतनी बड़ी इकोनॉमीज की बात, छोटी इकोनॉमीज हमारे पड़ोसियों की बात करें, श्रीलंका की हालात अच्छे नहीं है। पाकिस्तान में 1-1 किलो आटे के लिए जंगें लड़ी जा रही हैं। वहीं हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। जहां सारी दुनिया युद्ध की मार से त्राही त्राही कर रही है, वहां भारत की ग्रोथ आश्चर्यचकित करने वाली है, क्योंकि कोरोना काल हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध, भारत ने अपनी जीडीपी ग्रोथ को बाकी दुनिया के मुकाबले गिरने नहीं दिया, उल्टा आपदा में अवसर तलाशे। इस दौरान भारत में ऐतिहासिक स्टार्टअप की शुरुआत हुई। जहां आईएमएफ ने भारत की ग्रोथ बढ़ने की बात कही है, तो वहीं आईएमएफ ने जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के लिए अपना आउटलुक घटा दिया है। कल तक विकसित देश कहलाने वाले अब भारत जैसे विकासशील देश से भी पिछड़ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नंबरदार बनने वाला अमेरिका तो अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। आईएमएफ ने आउटलुक के जोखिमों में अमेरिकी मॉनेटरी पॉलिसी की अपेक्षा से अधिक सख्त होने और सप्लाई चेन क्राइसिस का जिक्र किया गया है। आईएमएफ ने कहा है कि अमेरिका और यूरोप में हाल के बैंकिंग उथल-पुथल के बावजूद एशिया में इसके खास प्रभाव नहीं देखे गए हैं। अमेरिकन इकोनॉमी के हालात अच्छे नहीं चल रहे। 2001 वो आखिरी साल था जब अमेरिकन इकोनॉमी सरप्लस इकोनॉमी थी। सरप्लस इकोनॉमी का मतलब जब कमाई ज़्यादा होती है किसी देश की और खर्चे कम होते हैं। 2001 के बाद से अमेरिका लगातार डेफिसिट इकोनॉमी रही है, यानी अमेरिकन इकोनॉमी के खर्चे ज़्यादा रहे हैं और उनकी कमाई कम रही है। अब अमेरिका को आगे चल के और ज़्यादा कर्जा लेना पड़ेगा अपनी सरकार के जरूरी खर्चों के लिए। वहाँ एक कॉन्सेप्ट है डेट सीलिंग, तो वो डेट सीलिंग बढ़ाने की अब ज़रूरत पड़ेगी, यानी और ज़्यादा कर्जा उठाना पड़ेगा। अमेरिका में लास्ट ईयर 2 क्वार्टर्स में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ के फेड को लगातार बढ़ाना पड़ा, तो अमेरिका में स्लो डाउन है और अमेरिका के आर्थिक हालात अच्छे नहीं हैं। देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने भारत के लिए ऐसे वक्त में ब्राइट स्पॉट की बात कही जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2023 को मुश्किल साल रहने का अंदेशा जाहिर किया और इस साल ग्लोबल वृद्धि दर घट करके 2.9% रह सकती है। ऐसे में दुनिया के कई देशों की नजर भारत की तरफ इस वक्त है, खासतौर पर इंग्लैंड की, जहां महंगाई की वजह से भुखमरी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। फूड बैंक पर लोगों की निर्भरता तेजी से बढ़ती जा रही है। ब्रिटेन के वित्त मंत्री ने भरोसा जाहिर किया कि उन्हें भारत से मदद मिल सकती है। ऐसे में क्या कुछ होने वाले हैं आंकड़े, ये भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले भारत में मंदी नहीं होने का अनुमान है, ये एक अच्छी खबर भारतीयों के लिए। भारत में शून्य रहने वाला है मंदी का असर। वहीं ब्रिटेन में ये तकरीबन 75% रहने का अनुमान, न्यूजीलैंड में 70% मंदी रहने की संभावनाएं हैं। वहीं यूएस में मंदी का असर 65% रह सकता है। रूस में मंदी की संभावनाएं 37.5% रह सकती है। वहीं जापान में मंदी की संभावनाएं 35% रह सकती है। साउथ कोरिया में मंदी की उम्मीद तकरीबन 30% रह सकती है। लेकिन भारतीयों को चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ मंदी की समस्या भारत में सबसे कम होगी, यही अनुमान जाहिर किया गया है।